यार गाइज ये वीडियो जो बना रहा हूं ना सिर्फ उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो कि लास्ट टाइम सिर्फ इस वजह से फेल हो गए क्योंकि उनको एग्जाम के अंदर अपनी नॉलेज अप्लाई करना नहीं आता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका नॉलेज का अक्यूमुलेशन बहुत अच्छा है, रिटेंशन बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन याद कर पाते हैं। मैं एन नंबर ऑफ स्टूडेंट को ऐसे जानता हूं, जब वो याद करते हैं तो उनको हर चीज आती है, लेकिन जब पेपर की बात आती है ना कि एमसीक्यू में कैसे नॉलेज अप्लाई करनी है, उनका तेल निकल जाता है। वहां पे जाते ही उनको डर लगने शुरू हो जाता है, एंग्जाइटी होती है, फियर ऑफ फेलियर दिमाग में आता है, कैसे इन सारी चीजों को ढंग से अप्लाई किया जाए। और यार ये स्ट्रेटेजी जो है ना, ये मैंने अपनी गलतियों से सीख सीख के बनाई है, ठीक है। ना किसी आपको बुक के अंदर ये मिलेगी, ना किसी आपको ट्रेनर द्वारा ये सिखाई जा सकती। देखो इसके बाद में जब लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था ना, तो उसके बाद में मैंने एक पोल कंडक्ट किया था। उस टाइम पे टेलीग्राम पे भी कम ही लोग होते थे क्योंकि इतना फेमस तो मैं हूं नहीं, ठीक है, छोटा मोटा आदमी हूं आप लोगों की तरह। तो भाई जो फ्लिपिंग टेक्निक है ना, फ्लिपिंग टेक्निक जो भी मैंने बनाई है, सीखी अपने टाइम से, तो यार इसके बेसिस पे मैंने एक पोल कंडक्ट किया था। और भाई मैंने पूछा था कि भाई सच में हेल्प किया क्या, तो 53% ने बोला कि हाँ भाई सच में हेल्प की, 17 बोल रहे बवाल थी, है ना, सिली मिस्टेक्स हो गई थी, और बाकी ने बोला कि स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जाम। तो इसको कैसे ढंग से अप्लाई किया जाए अपनी नॉलेज को, कैसे लिमिटेड नॉलेज के अंदर बेटर रिजल्ट निकाला जाए। देखो ये सारी की सारी जो स्ट्रेटेजी है ना तभी काम करेगी जब आपके पास में नॉलेज होगा। बिना नॉलेज को है ना तुक्काबाजी से है ना भाई किसी का पेपर क्वालिफाई नहीं होता, मैं क्लियरली बता रहा हूं। लेकिन हाँ, अगर आप इफ यू आर समवन जिसके पास में नॉलेज है लेकिन नॉलेज का एप्लीकेशन नहीं आता, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। क्योंकि आप लोगों की जो कोचिंग होगी ना, रिटन ट्रेनिंग प्रोग्राम या जहां पे भी आप ट्रेन हो रहे हो, वहां पे आप लोगों को पढ़ा तो सब लोग देंगे, ठीक है, सब लोग ज्ञानी है ना, पॉलिटी में प्रेसिडेंट के बारे में बता देंगे, ये बता देंगे, वो बता देंगे, लेकिन ये कोई नहीं सिखाएगा कि भाई नॉलेज अप्लाई कैसे करनी है। क्योंकि पेपर में नॉलेज को अप्लाई करना भी एक आर्ट है, तो वो आर्ट मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर सिखा दूंगा। सबसे पहले हमारा टारगेट बहुत क्लियर है कि भाई कैसे हम लोगों को 400 मिनिमम नंबर स्कोर करने हैं 600 में से इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर। और इसको 400 प्लस नंबर स्कोर करने के लिए मिनिमम हमें 70% पेपर को अच्छे से डील करना पड़ेगा। बहुत इजी होता है यार, ये जो अच्छे इंस्टीट्यूट होते हैं जैसे सैनिक स्कूल हो गया, RIMC हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया, यहाँ पे जो भी अच्छी ट्रेनिंग होती है ना, उनको ये पता होता है कि नॉलेज चाहे कम भी हो लेकिन जितना नॉलेज आए ना उसका एप्लीकेशन उतना ही अच्छा आना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि एप्लीकेशन इज समथिंग, नॉलेज को जो आने को आप शो करोगे, क्योंकि पेपर में एग्जामिनर तो आपको मार्क्स देगा कि आपको पेपर में क्या आप लोगों ने लिखा है, नॉलेज कितनी थी उसके बेसिस पे आपसे कोई इंटरव्यू लेने नहीं आ रहा, वो सेकेंडरी चीज है, स्टेज 2 SSB में हो जाएगा वो। तो एनडीए के GAT पेपर में आपको 70% पेपर को अच्छे से सॉल्व करना जरूरी है। देखो सोते सोते सपने लेना अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए काम करना तो जरूरी है ना भाई। तो उसके लिए कैसे काम करेंगे उसको देख लेते हैं। एग्जामिनर कोई भी है, कोई भी एग्जामिनर है, वो पेपर कैसे बनाता है। देखो पेपर उसका बनाने का इंटेंशन बहुत क्लियर है कि इंग्लिश को वो इजी रखेगा। 33% पेपर इंग्लिश का आता है, यानी अगर 150 क्वेश्चन है, 600 नंबर का पेपर है, तो वो क्या करेगा, 33% इंग्लिश डालेगा। यूजुअली इजी होती है, वो इजी होती है बहुत ज्यादा सेक्शन इंग्लिश का। साइंस वाला सेक्शन मॉडरेट होता है, अगर मैं अपने हिसाब से देखूं तो 33% वो डालेगा। और जीएस वाला सेगमेंट क्योंकि थोड़ा सा लंबा होता है तो इसलिए इसको मैं थोड़ा सा हार्ड की कैटेगरी में डाल रहा हूं, क्योंकि यार उसमें पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो बहुत ही लंबा सब्जेक्ट हो गया, तो ये 33% हो गया। अब इस चीज को समझो कि तभी जाके 1% बच गया, तो 1% भाईचारे में छोड़ देते हैं यार, है ना, तब जाके पेपर कंप्लीट होगा। तो हम लोगों को कैसे इसको सोल्व करना है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको फोकस करना है, इंग्लिश सबसे स्कोरिंग है तो सबसे पहले उस सेगमेंट को आपको सॉल्व करना है। कैसे करना है वो थोड़ी देर में बताऊंगा। जीएस जो है वो उसके बाद में सॉल्व करना है। जीएस के अंदर में साइंस भी आ गया और जीके वाला सेक्शन भी आ गया। अगर इफ यू आर समवन जो कि साइंस बैकग्राउंड से है तो साइंस पहले सॉल्व करो, इफ यू आर समवन जो कि आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो फिर जीएस सॉल्व कर सकता है अपने फेवरेट सब्जेक्ट से। इसके बाद में देखो पेपर जब सामने आता है ना, सबसे पहले एक स्टोरी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। जब हम लोग इवॉल्व हो रहे थे तो हमारे जितने भी एंसेस्टर थे जो कि बंदर से इंसान बनने की जर्नी के दौरान थे, चल रहे थे, है ना, तो बंदर से जब हम लोग इंसान बन रहे थे ना, तो हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं मेड्यूला। मेड्यूला का काम होता था कि अगर छोटी सी पत्ता भी हिलता था ना हमारे सराउंडिंग के अंदर, तो मेड्यूला वहां पे हमारा दिमाग लेके जाती थी, है ना। तो इसी वजह से मेड्यूला जो है वो हमेशा नेगेटिव चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करती है, और नेगेटिव चीजों के ऊपर हम लोग फोकस कर पाए तो इसी वजह से, या कंसंट्रेशन को हमारा तोड़ देती थी। बिल्ली का और भी ज्यादा तेज है, मक्खी का और भी ज्यादा तेज है, ठीक है, उनमें मेड्यूला नहीं होती, ठीक है, मक्खियों के अंदर तो, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। तो इस चीज को समझो कि मेड्यूला की वजह से हम लोगों को गलत चीज ज्यादा नजर आती है। तो इस चीज को समझना कि पेपर को शुरू करने से पहले
पहले 5 मिनट के अंदर आपको लगेगा कि क्या वाहियात बात बोल रहा है, लेकिन सच है ये, अप्लाई करके देखना। जब भी आप सोल्व करते हो ना, पहले 5 मिनट के अंदर अपनी बत्ती सी दिखाना शुरू कर दो। हंसते 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 सब सारे रास्ते आपके अलग रास्ते पे रख जाएंगे। स्माइल करते हुए पहले 5 मिनट में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि भाई पहले 5 मिनट में आना आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है। देखो इफ यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर, तो आपका दिमाग अगर पहले क्वेश्चन से ही सॉल्व करना शुरू कर दोगे ना भाई, मैं कसम से बता रहा हूं सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बहुत ही कम मार्क्स आएंगे। एक बार इसको करके देखना, आपके 50 नंबर तो वैसे ही बढ़ जाएंगे। एक बार अप्लाई करके देखना। स्माइल करते हुए पेपर को फ्लिप करो। फ्लिप के क्या होता है, आप पेपर को देखना है कि हाँ किस तरह के क्वेश्चन आए, ठीक है। जब क्वेश्चन किस तरह के आए ना, तो आपका जो प्रेशर होगा, आपका माइंड उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो मेंटली एब्जॉर्ब कर लेगा, और बीच में पूरे पेपर के दौरान है ना, हर सेकंड में आपको प्रेशर नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रेशर नहीं दिखेगा, या नया नया जो सिचुएशन है, नए नए टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो एक ही बार में सारे देखो। 5 मिनट के अंदर क्वेश्चन सोल्व मत करो, आपके पास में बहुत ही टाइम है, और यहाँ पे 2.5 घंटे मिलता है ना, तो मैं बता रहा हूँ 1.5 पौने 2 घंटे के अंदर आराम से पेपर सोल्व हो सकता है। इस तरह का पेपर है। तो स्माइल करते हुए पेपर को फ्लिप करना है, ये देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर क्योंकि ये दूसरा पेपर है ना, इस टाइम तक आप मेंटली टायर्ड हो चुके है ना, मेंटली टायर्ड हो चुके हो, तो आपको याद रखना है कि थोड़ा सा काम रहना है, ठीक है। बीच में कभी भी याद रखना, इसको गांठ डाल लो कि जब भी आपको बीच का जो गैप मिलता है ना, जो कि मैथ्स वाले पेपर के बाद में मिलेगा, उसमें कभी भी कितना ही कोई आपका एनालिसिस जारी कर रहा है, एकेडमी कुछ भी जारी कर रहा है, देखो यार उसको तो क्या मिलेगा, उसको मिलेगा वॉच टाइम, उसको मिलेगा सब्सक्राइबर, उसको मिलेगा व्यूज, और उसको मिलेगा अपने कोर्स का प्रमोशन। आपको क्या मिलेगा, तंबूरा कुछ नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, इस टाइम पे कभी भी अपने आंसर चेक मत करो। अगर आंसर चेक किए तो मेडुला क्या बोलेगी, नेगेटिव चीज ज्यादा देखेगी। अगर आपने 10 सही क्वेश्चन भी किए ना, तो वो आपको नहीं दिखेंगे, उसको नहीं देखोगे, इतना अच्छा कीनली ऑब्जर्व नहीं करोगे। एक क्वेश्चन गलत किया तो वो आपको ज्यादा दिखेगा। प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि वहां पे आप स्टक हो जाओगे, कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, और कॉन्फिडेंस की तो जरूरत है ना भाई, इस टाइम पे नहीं देखने आंसर। इसके बजाय आपको कोशिश करनी है खुश रहने की। आप इस टाइम पे म्यूजिक सुन सकते हो, अपने घर वालों से बात कर सकते हो, वीडियो कॉल करो, बढ़िया जाके जगह पे रेस्ट करो, ठीक है। अब देखो इंग्लिश वाला जो सेगमेंट है ना, उसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। उसको इंग्लिश के अंदर है ना, 2 तरह के टॉपिक्स आपको सामने मिलेंगे, एक होता है रीडिंग बेस्ड और एक होता है नॉन रीडिंग। अब ये रीडिंग और नॉन रीडिंग क्या होता है वो 1 मिनट में समझाता हूं। रीडिंग का मतलब जो होता है, उसका मतलब होता है कि आपकी भाषा के ऊपर कितनी पकड़ है, और भाषा को समझने की और कॉम्प्रीहेंड करने की एबिलिटी क्या है, एबिलिटी भाषा को समझने की। और इसमें नॉन रीडिंग वाले में वो पार्ट आता है जहां पे आपकी फैक्चुअल नॉलेज कैसी है, आप कितने ज्यादा वर्ड्स को जानते हैं, कितने बढ़िया रूल्स को जानते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो इस चीज को समझो। अब जो टेम्पोरल लोब है, हमारे ब्रेन में 2 हिस्से होते हैं। टेम्पोरल लोब जो कि फ्रंट वाले पार्ट में होता है। टेम्पोरल लोब का मेन काम होता है कि रीडिंग वाले एरियाज को समझना, जहां पे भाषा को समझने की बात आती है ना साइंटिफिकली, वहां पे टेम्पोरल लोब ज्यादा एक्टिवेट रहता है। और जहां पे नॉन रीडिंग यानी कि अगर मेमोरी बेस्ड कोई इंफॉर्मेशन है, उसको रिकॉल करना है, तो वहां पे इंफीरियर पैरेटल लोब का काम ज्यादा आता है। तो इस चीज को समझ लेना। तो एक काम करना है, अगर मान लो इसका ज्यादा यूज करेंगे रीडिंग वाले सेक्शन का, तो भाई ये ब्रेन जो है वो हीटअप हो जाएगा, और अगर इसका ज्यादा यूज करेंगे तो ये वाला हिस्सा हीटअप हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक बार इस वाली चीज को यूज करना है, एक बार इस वाली चीज को यूज करना है। अब कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। कभी आपने सोचा होगा, एक एग्जाम्पल देता हूं। कभी ऐसा हुआ है कि आप बुक पढ़ रहे हो, और एक टाइम के बाद में ना बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है आपके दिमाग में जाना बंद हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता होगा। अगर आप रीड कर रहे हो ना, फिर ऊपर लाइन तो पढ़ रहे हो आप, लेकिन उसके इमोशंस क्या है, ऑथर का इंटेंशन क्या है, राइटर ने क्या उसमें लिखा हुआ, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको रीड करना है बिटवीन द लाइंस, मतलब उसके इमोशंस को समझने की कोशिश करनी है। तो इस चीज को याद रखना कि रीडिंग वाले टॉपिक के बाद में एक नॉन रीडिंग वाला टॉपिक सोल्व करो। अब रीडिंग और नॉन रीडिंग क्या होता है बताता हूं। रीडिंग के अंदर आते हैं जो ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंसेस वाले टॉपिक होते हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, जो वर्ड जो होते हैं सेंटेंस के अंदर, उनको जिनको पैराजंबल्स बोलते हैं, उनको अगर रीअरेंज करना होता है। अगर कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंस है, मान लो फिल इन द ब्लैंक्स है, तो वो रीडिंग के अंदर आते हैं। क्लोज टेस्ट होता है ना फिल इन द ब्लैंक्स वाला, वो रीडिंग के अंदर आता है। तो ये सारे जो पार्ट है ना, अगर आपकी बुक रीड करने की हैबिट है ना, आप अच्छे रीडर हो, अच्छी किताबें पढ़ते हो, तो आराम से इनको सॉल्व करके लेके चले जाओगे, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये स्किल आपकी चेक हो रही है। यूपीएससी है ना, होलिस्टिक पर्सनैलिटी मांगता है, ऐसे नहीं मांगता। तो इस चीज की साइंस को समझो। जब तक साइंस नहीं समझोगे ना भाई एग्जाम की, तब तक क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। पर गधे घोड़े की तरह इधर उधर दौड़ते रहो तो फायदा कुछ होने वाले नहीं है आपका। नॉन रीडिंग वाला जो सेक्शन है, उसमें आपको ईडियम एंड फ्रेजेस पढ़ने। ईडियम एंड फ्रेजेस
क्योंकि वो आप कितने वर्ड्स आपको याद है, कौन कौन सा इडियम याद है, वो यहां से आपका नॉन रीडिंग में आएगा, क्योंकि वो आपको रिकॉल और याद करना पड़ेगा, वहीं से कवर हो पाएगा। सिनोनिम्स वर्ड याद करने हैं, स्पॉटिंग एरर रूल्स याद करने हैं, पार्ट ऑफ स्पीच आपको टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच याद करने हैं, उसके बेसिक्स याद करने हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स वहां पे भी वही याद करना है, और प्रेपोजिशन और डिटर्मिनर्स है, ये भी यार एक तरह का रूल है, यहाँ पे ये भी याद करने पड़ेंगे। तो रीडिंग मतलब एक आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगर आरसी वाला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेगमेंट सॉल्व कर रहे हो, उसके बाद में आपको ईडियम एंड फ्रेजेस सॉल्व करना चाहिए। तो एक सेक्शन ये, एक सेक्शन ये, एक सेक्शन ये, एक सेक्शन ये, और कभी भी देखना, फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या आपको कोई दिक्कत आई? नहीं आएगी भाई, एक बार करके देखो, तभी देखना कितना फायदा मिलेगा आपको। एक बार करके देखना इस चीज को, आज जब नेक्स्ट टेस्ट दोगे तभी फायदा होगा। इसके बाद में आता है जीएस वाला सेक्शन। देखो जीएस वाले सेक्शन में है ना, अगर मैं सोल्व करता हूं तो मेरी पॉलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, बायोलॉजी बहुत ज्यादा अच्छी है, फिजिक्स बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, तो इस सीक्वेंस में सोल्व करता हूं। कभी भी क्वेश्चन नंबर 1 से सोल्व मत करो पेपर, क्योंकि आप अगर अपने स्ट्रॉन्ग एरिया से सोल्व करते हो ना, तो भाई आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। और एग्जाम इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, ठीक है। जितना कॉन्फिडेंट आप होगे ना, उतनी बढ़िया आपकी एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज होगा। जितना कॉन्फिडेंट आप होगे, उतने ज्यादा खुश आप होगे, ठीक है। और जितने आप खुश रहने की कोशिश करोगे ना भाई, कॉन्फिडेंस है ना उतना बढ़ना शुरू हो जाएगा। हमारी ब्रेन की साइकोलॉजी ऐसे काम करती है, एक बार अप्लाई करके देखो। तो इसलिए बोलता हूं कि सबसे पहले पॉलिटी के क्वेश्चन सोल्व करो, बायोलॉजी करो, फिजिक्स करो, केमिस्ट्री करो, इकोनॉमिक्स करो, फिर ज्योग्राफी, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल साइंस एंड टेक में जो दूसरा इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है वो बाद में, और सबसे लास्ट में करंट अफेयर। आते हैं नहीं आते? तो इस तरह से है ना आपका पेपर आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके लगभग है ना, अगर एनडीए की बात करूं तो भाई 100 मार्क्स तक का आपको फायदा मिल जाएगा, इतना इजाफा हो सकता है, इतना फर्क पड़ जाता है भाई। मैंने प्रैक्टिकली अपने स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई करके देखा ये चीज, उनको फायदा हुआ, खुद के ऊपर अप्लाई किया, मेरे को फायदा हुआ। और साइंटिफिकली बोल रहा हूं मैं, किसी हवा में कद्दू में तीर नहीं चला रहा है। एक बार चला के देखो, फिर आप मुझे बताना इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ। अब पेपर को है ना कभी भी है ना एक ही बार में सोल्व मत करो, राउंड वाइज सोल्व करो। पहले राउंड यानी 90 मिनट के अंदर, अगर मान लो 2.5 घंटा यानी 150 मिनट्स का पेपर है, तो उसके अंदर आपको पहले 90 मिनट में है ना उन क्वेश्चन को सोल्व करना है, चाहे वो इंग्लिश के हैं चाहे वो जीएस के हैं, उन क्वेश्चन को सोल्व करना है जिसपे आप 100% श्योरिटी रखते हो कि भाई ये तो अपना आता ही है, यही है इसका आंसर, तो उसको सोल्व करो। उससे आपका फायदा क्या होगा? उसका आपका फायदा बहुत ही क्लियर होगा कि यार आपका है ना कम से कम वो क्वेश्चन नहीं छूटेंगे जो आपको आते हैं, और आते आते कई बार पेपर छूट जाता है ना, तो वो चीज आपके साथ नहीं होगी। तो पहले फेज में उन क्वेश्चन को सोल्व करो, 90 मिनट के अंदर सोल्व कर लो 100% पेपर को। जहां पे ऐसा लग रहा है ना कि आपको परेशानी है, वहां पे ऐसे सर्कल लगाओ और आगे बढ़ जाओ, वहां पे सर्कल लगाओ और आगे बढ़ जाओ। फिर आता है 50 मिनट्स के अंदर, नेक्स्ट 50 मिनट्स के अंदर आपको क्या करना है? उन क्वेश्चन को सोल्व करना है जहां पे आप लोग 33% श्योर हो कि भाई मेरे को आता है, या 25% श्योर हो। 33 मतलब अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं, तो 3 ऑप्शन में से अगर आपको सिलेक्शन करना है तो उसके ऊपर डिसीजन ले लो। अगर ऐसा है कि 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पा रहे हो, 2 के अंदर डिसीजन लेना, तो उन ऑप्शन के ऊपर आप आंसर दे सकते हो। तो अगर स्ट्रेटेजिकली चलोगे ना यार पेपर के अंदर, पेपर इज नॉट अबाउट, ठीक है, नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, पर नॉलेज का एप्लीकेशन भी होना जरूरी है, और वो है ना साइंस है भाई पेपर को सॉल्व करना, ठीक है। ऐसे ही 24 एग्जाम मैंने क्वालिफाई नहीं कर लिए, ठीक है, कम नॉलेज के साथ भी, और मैं लिख के दे सकता हूं, आप में से बहुत सारे लोग हैं ना मेरे से ज्यादा जानते हैं, लेकिन फिर भी है ना क्योंकि नॉलेज नहीं आता ना अप्लाई करना, तब भी दिक्कत होती है, ठीक है। इस चीज को समझो। अंत में इस वीडियो के मैं तो इतना ही बोलूंगा, इफ यू आर समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो भाई फ्री रिसोर्सेज, फ्री, बिल्कुल फ्री, ठीक है, बेटर देन योर बुक्स जो मार्केट में अवेलेबल है, रिसर्च मेरी, सारा कुछ मेरा, आपको पढ़ना है, पेपर के अंदर अप्लाई करना है, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना आपका लाइक चाहिए, ना शेयर चाहिए, ना सब्सक्राइब चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इंटेंशन बहुत क्लियर है, मेरे लिए भी वैल्यू भी नहीं करता, इंटेंशन बहुत क्लियर है कि आपका फायदा होना चाहिए, क्योंकि यार अगर आपका फायदा हो गया ना तो मेरे लिए वही खुशी है कि मेरी वजह से, अगर ठीक है, अगर मैं खुद ऑफिसर नहीं बन पाया तो मैं ऑफिसर और मेकर तो बन ही जाऊंगा, वो इंटेंशन है। फ्री में नोट्स अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। ये वीडियो जो है वो प्रधानमंत्री ज्ञान बांटो योजना के तहत बन रहा है। इस वीडियो से आने वाला रेवेन्यू मेरी पॉकेट में नहीं जाता, वो आप जैसे स्टूडेंट्स की ही वेलबींग के लिए यूज होता है, 1 भी रुपया मैं उसमें से नहीं लेता। कितनी स्ट्रेटेजी सीख लो, कितना ही कुछ भी सीख लो, जब तक इसको अप्लाई नहीं करके देखोगे फायदा नहीं होगा। अप्लाई करके देखोगे, ये प्रॉमिस है मेरा, आपको है ना 100 मार्क्स तो मिनिमम बढ़ जाएंगे, लेकिन अप्लाई उसको सही से करना पड़ेगा। पेपर के अंदर जाके अप्लाई करोगे बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर वही गलती करोगे। तो इन चीजों को समझ के देखना। अप्लाई कराया है, स्टूडेंट से कराया है, तो भाई रिजल्ट पक्का आया है इस चीज के ऊपर, ठीक है। मैं बता रहा हूं सीडीएस के अंदर तो लगभग 30-40 मार्क्स बढ़ जाते थे लोगों के, और एफकेट के मिनिमम यहाँ पे तो है ना 70 से लेके 100 मार्क्स तो यहाँ पे बढ़ते ही हैं भाई, जब एनडीए की बात होती है। एक बार करके देखना।
तो अगर आपका इरादा एक है और नेक है तो यार कामयाबी आपके कदम चूमेगी, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज के इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।